Hello everyone, welcome to Banking Mentors. In this video today, we shall be discussing a previous year paper of IBPS PO pre-2019. This is the second part of the video as first part of this video has already been discussed in the previous video. Okay, let's proceed. So let me first tell you, this channel was previously known as Unlearn, which has now been named as Banking Mentors with the only purpose of providing mentorship to the banking aspirants. Here is my introduction. My name is Juhi Gyanchandani. My qualification is like I've done my BCom, MCom, MA Economics, MA in English. I have been teaching English since 2010, but in this field of banking, I have the teaching experience of 5 years. So let me introduce my team to you. And in my team, along with me, three more faculties are going to teach you on this channel. Gaurav sir will be taking quantitative aptitude classes. Yogi sir will be taking reasoning classes and Himanshi ma'am banking awareness. Schedule to be followed for the videos on our channel is as follows. English and Quant both videos of both subjects will be uploaded on Monday, Wednesday, and Friday. The timings will be English 9 a.m. and Quant 9 p.m. Reasoning and banking awareness both will be discussed on TDS, that is Tuesday, Thursday, and Saturday. Reasoning 9 p.m. and banking awareness 9 a.m. So this is the list of the cutoff of IBPS PO prelims 2019. So let me tell you कि ये जो है ये sectional cutoff है and जिसमें English language में आप देख सकते हैं सब आपकी स्क्रीन पर विजिबल है. इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं. ये सेक्शनल कट ऑफ है इंग्लिश में, रीजनिंग में और क्वांट में. बट लेट मी टेल यू, सेक्शनल कट ऑफ का मतलब ये होता है कि आपको 3 नहीं 4 कट ऑफ्स क्लियर करने होते हैं. पहला तो सेक्शन वाइज आप क्लियर करेंगे और दूसरा आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना होता है. ऐसा हो सकता है कि आपने सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लिया बट जो टोटल मार्क्स आ रहा है आपका ओवरऑल में वो कम हो रहा है, तो आप ओवरऑल कट ऑफ नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं. तो कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू क्लियर नॉट 3 बट 4 कट ऑफ्स. ठीक है, लेट्स प्रोसीड. एनालिसिस करने से पहले ये जान लेते हैं कि इस पेपर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस और कितने नंबर के आए थे. सो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड टॉपिक. क्लोज टेस्ट से बच्चों से पूछा गया है 6 क्वेश्चन. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 6 क्वेश्चन आए थे. एरर स्पॉटिंग से आपके 6 क्वेश्चन पूछे गए थे. वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चन आए थे, इसको हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था. तो वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं और आते हैं, राइट. तो 5 क्वेश्चन जो है वर्ड स्वैपिंग के आपको पूछे गए थे. फिलर्स के 2 क्वेश्चन आए थे. फ्रेज रिप्लेसमेंट के भी 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे. तो ये है आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड टॉपिक कौन कौन से कवर किए गए थे इस एग्जाम में. अब आगे बढ़ते हैं. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जिसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि बोल्ड वर्ड्स दिए हुए हैं. हम हमेशा हेस्ट करते हैं कि डायरेक्शन नहीं पढ़ के फटाक से क्वेश्चन पे, ऐसा नहीं करना चाहिए. सबसे पहले लेट्स गेट टू द डायरेक्शन. In each of the questions given below, 5 words are given in bold. Yes, given. These 5 words may or may not be in their correct position. The sentence is then followed by options with the correct combination of words that should interchange with each other in order to make the sentence grammatically and contextually correct. मतलब आपको वर्ड की स्वैपिंग करनी है. सिंपल सी बात है. यहाँ पर जो बोल्ड वर्ड्स है उसके साथ में आपको यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है. हो सकता है कि ये मिसप्लेस्ड हो, इनको इनकी प्लेस पे प्रॉपरली आपको प्लेस करना है. बेसिकली लेट्स सी. Let's read the question first. The academician did a commendable job in highlighting the dangers of the so-called lethal weapon systems. Sounds correct? है ना. यहाँ पर देख लेते हैं एक बार कि द लिखा हुआ है, आर्टिकल द का इस्तेमाल उसके बाद होना चाहिए नाउन मैंडेटरीली. तो यहाँ पर आप देखेंगे एकेडमिशियन जो है एक नाउन है जो एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है. डिड अ कमेंडेबल जॉब. जॉब इज अ नाउन एंड उसके बाद उसके पहले यहाँ पे एडजेक्टिव प्लेस किया हुआ है. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. इन हाईलाइटिंग जेरेंट प्लेस किया गया है यहाँ पे, राइट. In highlighting, which is also correct. What the dangers of the so-called lethal weapon systems? Absolutely correct. इस सेंटेंस में किसी भी वर्ड को कहीं से कहीं मिसप्लेस नहीं किया हुआ है और कहीं पे इसको हटाने की जरूरत ही नहीं है. तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है नो इंटरचेंज रिक्वायर्ड. मतलब इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन ई, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इसमें लिखा है स्किल्स आर
असेट, देखो गलती यहीं पे पकड़ी गई है। आर्टिकल, ये वोवल ए का इस्तेमाल किया गया है और उसके साथ में आपके पास वोवल साउंड वाला ही एक वर्ड है जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट है। अब इसको हम करेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से, ठीक है। वाइटल इन टुडेज ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी वेयर थ्रेड जॉब्स आर अंडर अनस्किल्ड ऑफ ऑटोमेशन, बिल्कुल अब्सर्ड साउंड कर रहा है, राइट। अब इसको देखते हैं सीधे ऑप्शन के। आपको पता है कि ए को रिप्लेस तो डेफिनेटली करना ही है। अब ए को रिप्लेस करने के लिए आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप ए को ई से रिप्लेस कर लीजिए या तो आप ए को बी से रिप्लेस कर दीजिए। ये ऑप्शन क्लियरली एलिमिनेट होते हैं क्योंकि इसमें ए मेंशन नहीं किया गया, राइट। और ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, ए को ई से रिप्लेस करके देखते हैं। स्किल्स आर ए, ऑटोमेशन बिल्कुल नहीं होगा, मतलब आपके पास आपका आंसर मिल चुका है, वो है ये। लेट्स फिट इट लाइकवाइज। स्किल्स आर, ए को बी से रिप्लेस किया गया है, वाइटल मतलब असेट इधर आ जाएगा। स्किल्स आर वाइटल असेट, एब्सोल्युटली करेक्ट इन टुडेज ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी वेयर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सी को डी से रिप्लेस किया गया है, जिसको हम रिप्लेस करेंगे इसको इस तरह से, इकोनॉमी वेयर अनस्किल्ड जॉब्स आर अंडर थ्रेट, मतलब सी की जगह पे, थ्रेट की जगह पे आपको लगाना है अनस्किल्ड, और उसके बाद आर, ये अंडर के बाद जो आएगा यहां पर आपको अनस्किल्ड की जगह पे वर्ड चाहिए थ्रेट, देन इट मेक सेंस एंड ये बिल्कुल करेक्ट साउंड करता है, ठीक है। स्किल्स आर अ वाइटल Skills are a vital asset in today's globalized economy where unskilled jobs are under threat of automation. Absolutely correct. देखिए ऑप्शन एलिमिनेट करने की टेक्निक बहुत ही ज्यादा आसान होती है, तो सबसे पहले आप ऑप्शंस को जरूर कंसिडर करिए। आगे बढ़ते हैं। Corruption employees facing criminal or government cases are under a scanner of Modi administration. देखो पढ़ने से बिगिनिंग में ही बहुत ही अब्सर्ड साउंड कर रहा है, बहुत इनकरेक्ट लग रहा है। समझ में आ गया कि यहाँ पे करप्शन एम्प्लॉइज तो होगा नहीं, मतलब सीधी सी बात है, ऑप्शन की मदद से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ए को रिप्लेस किया जाना है, दैट इज फॉर श्योर। Hence this option is eliminated and this option is also eliminated, और ये भी। अब आपके पास ऑप्शन है ए को सी से रिप्लेस कर दीजिए या तो ए को बी से। लेट्स सी, पहले ए को सी से रिप्लेस करके देखते हैं हम। करप्शन एम्प्लॉइज की जगह अगर हम बोले गवर्नमेंट एम्प्लॉइज तो ये बिल्कुल करेक्ट है एंड इट डज मेक सेंस, ठीक है। ये हो जाएगा आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेसिंग क्रिमिनल और करप्शन केसेस, इसकी जगह पे आप अगर करप्शन लगाएंगे, है ना, यहाँ पे हमने लिख दिया करप्शन, तो क्रिमिनल और करप्शन केसेस, करेक्ट, ठीक है। एम्प्लॉइज के पहले हमने लगा दिया government, ठीक है। सो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेसिंग क्रिमिनल और करप्शन केसेस आर अंडर अ स्कैनर ऑफ द मोदी एडमिनिस्ट्रेशन, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, मतलब ए का सी से रिप्लेसमेंट इज योर आंसर, राइट। ये आपका एलिमिनेट होता है क्योंकि सी और डी प्रॉपर अपनी जगह पर प्लेस किए हुए हैं। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 4, and it says, if the obliged are alternative, the authorities are flights to provide compensation or and cancel, बिल्कुल गलत है ना। बात पक्की है कि यहाँ पर जो वर्ड्स की स्वैपिंग है वो तो होनी है। लेट्स सी, यहाँ पर लिखा है इफ द, है ना, और फिर यहाँ पे ऑब्लाइज्ड, द के बाद बच्चों क्या प्लेस करते हैं हम, नाउन प्लेस करते हैं ना, मतलब ए को रिप्लेस किया जाना है। आपके पास ऑप्शन ये है और ये है, आप इन ऑप्शंस को बिल्कुल हटा दीजिए। जितने कम ऑप्शन होंगे उतने ही आप आंसर के नजदीक होते हैं। ए को ई से रिप्लेस करके देखते हैं। इफ दी ऑब्लाइज्ड को बोले इफ द कैंसल्ड, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, मतलब आपका आंसर आपको मिल गया एंड आपका आंसर है बी, राइट। इट सेज ए का डी से रिप्लेसमेंट होगा। लेट्स सी, इफ द फ्लाइट्स, ऑफ कोर्स, है ना, नाउन आर्टिकल द के बाद, तो यहाँ पे हो जाएगा इफ द फ्लाइट्स आर। और दूसरी बात, एक और तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे आर लिखा हुआ है बच्चों, आर के पहले जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा। और अगर हम इन बोल्ड वर्ड्स में प्लूरल को देखें तो अथॉरिटीज प्लूरल है और फ्लाइट्स प्लूरल है, राइट। ये दो चीजें होती है। अब आप एक और चीज ध्यान दोगे, बी और ई के जो ऑल्टरनेटिव के लिए यहाँ पर लिखा है एन और यहाँ लिखा है कैंसल्ड, मतलब आप समझ सकते हैं कि एन के बाद जो आएगा दैट शुड बी ऑल्टरनेटिव, ना कि कैंसल्ड। आपको आंसर यहीं पे मिल जाता है, राइट। चलिए वापस इसको पढ़ते हैं एक बार। इफ द फ्लाइट्स आर कैंसल्ड, यहाँ पर आपका आ जाएगा कैंसल्ड, ठीक है। इफ द फ्लाइट्स आर कैंसल्ड द अथॉरिटीज आर obliged
राइट। फ्लाइट्स की जगह फ्लाइट अगर इधर किया तो ऑब्लाइज इधर आ जाएगा। इसकी खूबसूरती ये होती है ना इस तरह के क्वेश्चंस की कि आप जिस वर्ड को जहां से उठा रहे हैं और जहां प्लेस कर रहे हैं, तो जिसकी जगह पर आप प्लेस कर रहे होते हैं वो उसकी जगह को लेता है, मतलब ये इंटरचेंज होते हैं। ए अगर हट रहा है और उसे बी की जगह जाना है तो बी आएगा ए की जगह। बात बहुत सिंपल होती है, राइट। और ऑप्शन जो है आपको और इन चीजों को आसान कर देते हैं, दैट इज चेरी ऑन द केक, राइट। आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये हमारा आंसर था ए को डी से रिप्लेस करने का और बी को ई से। आई होप चीजें समझ में आई। नेक्स्ट है, the revenue department has asked customs officials to ensure strict implementation of import on prohibition of e-cigarettes। बाकी सब तो ठीक है, पर यहाँ पर आप देखेंगे तो इम्पोर्ट और प्रोहिबिशन की जगह अगर आप स्वैप करते हैं, लेट्स सी, अगर आप बी को ई और ई को डी की जगह रखेंगे तो क्या साउंड करता है, तो ये बिल्कुल सही साउंड करेगा। भाई हमें प्रोहिबिट करना है किसके, इंपोर्ट को, ई सिगरेट के इंपोर्ट को प्रोहिबिट करने की बात की जा रही है, राइट। तो प्रोहिबिशन आ जाएगा यहाँ पे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोहिबिशन। मतलब यहाँ पर आपका डी और ई जो है वो आपस में रिप्लेस हो रहे हैं और आपके ऑप्शन में भी ये अवेलेबल है, राइट। यहाँ पर भी चीजें आपको समझ में आ गई। अब इसको पढ़कर देखते हैं। द रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैज आस्क्ड कस्टम्स ऑफिशियल्स टू इंश्योर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑन इंपोर्ट ऑफ ई सिगरेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका इंपोर्ट। देखिए चीजें बहुत आसान होती है, बट सिर्फ ये होता है कि वहां पे टाइम के प्रेशर में हम बहुत स्ट्रेस लेने लग जाते हैं। काम होकर अगर बनाएंगे एकदम कूल होकर तो बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से चीजें बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फिलर का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आपको ब्लैंक दिया हुआ है, ब्लैंक मतलब खाली स्थान भरो, राइट। ये हो गया आपका फिलर। In the following questions, a sentence is given following with three words. आपके पास तीन choices दी गई हैं, ठीक है। Choose among the following words which reflect its meaning in the sentence correctly, ठीक है। Police said the case dash huge amounts of public money which have been diverted fraudulently and that interrogation is needed to track the funds, ठीक है। Let's see, police said the case, है ना। अब देखो पुलिस सेट के बाद आपका सब्जेक्ट क्या बन गया, केस। द केस के साथ में क्या यहाँ पे आना चाहिए, डेफिनेटली हमको एक वर्ब चाहिए। आवर्स, द केस आवर्स, ह्यूज अमाउंट ना। द केस इन्वॉल्व्स, यस। द केस कंडक्ट बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे द केस है और हमें इसको द केस के हिसाब से अगर वर्ब लगाना है तो ये कंडक्ट नहीं बल्कि कंडक्ट्स होना चाहिए, राइट। क्योंकि यहाँ पे डिमांड जो है वो सिंपल प्रेजेंट की है इसलिए। और वैसे भी अगर यहाँ पे अगर आपको पास्ट भी चाहिए होता तो कंडक्ट नहीं आता, कंडक्टेड होता, कंडक्टेड होता, आई एम सॉरी, राइट। सो पुलिस सेड द केस इन्वॉल्व्स, यहाँ पर जो चीज आएगी वो क्या होगी, जो वर्ड आएगा वो है इन्वॉल्व्स, ठीक है। अब आपका सब्जेक्ट से वर्ब का अग्रीमेंट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, मैं अभी भी फिर से बता रही हूँ। हमेशा आपको चेक करना है कि सब्जेक्ट और वर्ब आपस में सिंक्रोनाइज्ड है या नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। ओनली बी इज द ऑप्शन, यस, राइट। देखा आपने कितना आसान था ये। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अब इसके फॉर्मेट को देख के लग रहा है कि स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, बट आपको डायरेक्शन पढ़ना है, डोंट फॉरगेट टू रीड द डायरेक्शन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ईच सेंटेंस इज डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स। Read each sentence to find out if there is any error in any of the parts. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, you have to consider option E as well. Let's read it. The farmers finds, गलती यहीं पर मिल गई, बट फिर भी आगे पढ़ते हैं। It difficult. The farmers find it difficult to find buyers to sell their fresh organic produce. अब कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं ये सोचकर कि फाइन दो बार क्यों। तो बच्चों देखो यहाँ पे द फार्मर्स के बाद जो एक वर्ड आना है वो आपका वर्ब होगा, दैट इज मेन वर्ब, इसको कहते हैं मेन वर्ब, है ना। उसके बाद जो यहाँ पर लिखा हुआ है टू फाइंड, ये जो होता है 2+V1, इसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव, ठीक है। ये होता है आपका इन्फिनेटिव, दिस इज नॉट मेन वर्ब, ठीक है। ओके, सो द फार्मर्स अगर हम देखें, मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि सब्जेक्ट का वर्ब से सिंक्रोनाइज होना बहुत जरूरी है। द फार्मर्स, फार्मर्स मतलब आपका हो गया ये प्लूरल नाउन, और अगर ये प्लूरल नाउन है तो ये फाइंड्स का क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स फाइंड। अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी
प्लूरल ही होगा, राइट। और यहाँ पर आपको सिंगुलर वर्ब दिया हुआ है, मतलब आपका ऑप्शन ए इज द आंसर। रेस्ट एवरीथिंग एवरी पार्ट इज करेक्ट। ठीक है, द फार्मर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू फाइंड बायर्स टू सेल देयर फ्रेश ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, बिल्कुल सही। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वर नॉट मिस्टर केजरीवाल्स फॉल्ट दैट द बीजेपी मेयर्स आर इनकॉम्पिटेंट एंड करप्ट दैट दे वर नॉट इनवाइटेड सेड संजय सिंह। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे, पढ़ते ही समझ में आ चुका है कि इट के साथ आप अगर कोई सब्जेक्ट इट अगर सब्जेक्ट की तरह ले रहे हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट अगर आपका इट है, तो इसके साथ वर्ब जो होता है वो सिंगुलर वर्ब फॉलो किया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वर्ब है, दिस इज नॉट सिंगुलर वर्ब, ये क्या होता है आपका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, विच इज इनकरेक्ट। मतलब आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, राइट। रेस्ट एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The Supreme Court says Canadian judges has been too soft on punishment for 30 years and giving offenders the lowest possible sentence. Again the same error. क्या error है इसमें? यहाँ पर लिखा हुआ है the Supreme Court says, okay, Canadian judges मतलब आपका जो बताया जा रहा है कि कनाडा के जो judges हैं, मतलब judges यहाँ पर plural form पे है, राइट। अगर आपका सब्जेक्ट या नाउन प्लूरल है और उसको उसके साथ आपको उसको रिलेट करते हुए वर्ब लगाना है, दैट मस्ट ऑल्सो बी प्लूरल वर्ब। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है हैज, ये गलत है, हैज की जगह क्या आ जाएगा, हैव। द जजेस या कैनेडियन जजेस हैव बीन टू सॉफ्ट, नॉट हैज बीन, तो आपकी जो एरर है वो बी वाले पार्ट में है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट, the government is expected to issue a statement regarding the investigation to the press. Sounds correct. The government is, ठीक है, मतलब द गवर्नमेंट सब्जेक्ट और वर्ब करेक्ट है। एक्सपेक्टेड, अब इज के साथ अगर V3 लगा है तो ये आपका कौन सा फॉर्म ऑफ सेंटेंस बताता है, दिस इज पैसिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस। ठीक है, ये आपका होता है पैसिव फॉर्म। इसको पहचानते कैसे हैं, तो इज मतलब ये होता है बी फॉर्म ऑफ वर्ब, बी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ अगर आप वर्ब का थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं स्टेटमेंट में, सो दिस इज द क्लियर इंडिकेशन कि ये आपका पैसिव फॉर्म होता है, पैसिव वॉइस होता है, राइट। ठीक है, इस चीज को समझना है कि वो आपका हो गया पैसिव वॉइस। द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड, तो ये करेक्ट हो गया। टू इशू इन्फिनेटिव करेक्ट है। अ स्टेटमेंट, ये भी बिल्कुल सही है। रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशन टू द प्रेस, एब्सोल्युटली करेक्ट, मतलब नो एरर, राइट। आगे बढ़ते हैं। द कंपनी मारुति सुजुकी हैज बीन प्रोड्यूसिंग 10 मिलियन यूनिट्स सिंस इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1982। ठीक है, अब कुछ बच्चों को यहाँ पे ये लग सकता है कि मैम यहाँ पे सिंस लगा हुआ है और हैज बीन प्रोड्यूसिंग भी है, मतलब ये करेक्ट होना चाहिए, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब यहाँ पर सेंस को, इस कॉन्टेक्स्ट के सेंस को समझेंगे हम। लिखा है कि जब से मारुति सुजुकी की कंपनी एस्टेब्लिश हुई, मतलब ये हुई आपकी 1982 में, राइट। अगर हम अभी तक का सिनारियो ले लें, ठीक है, अगर हम मान लें कि सेंटेंस अभी तक की बात कर रहा है, जो कि अभी तक की कर रहा है, ठीक है, तो इस समय ये कंपनी जो है एग्जिस्टेंस में आई थी, मारुति सुजुकी वाज एस्टैब्लिश्ड, तब से लेकर अब तक इसने कितना काम जो है वो कर लिया है, मतलब कितना प्रोडक्शन कर लिया है, हम इसे बता रहे हैं। हम ये नहीं बता रहे हैं कि वो अभी भी इतना कर रही है, हम ये बता रहे हैं कि कंप्लीशन कितना हुआ है। बात को ध्यान से समझिएगा, whenever we talk about completion we use present perfect tense, ठीक है, और वो हम तब से अब तक की बात कर रहे हैं, तब से अब तक मतलब 1982 से अब तक की बात कर रहे हैं, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। मतलब सीधी बात है कि यहाँ पे हैज के साथ में बीन प्रोड्यूसिंग नहीं बल्कि आना चाहिए प्रोड्यूस का V3, दैट इज प्रोड्यूस्ड। तब से लेकर अब तक मारुति सुजुकी ने 10 मिलियन यूनिट्स जो है प्रोड्यूस कर लिए हैं, प्रोड्यूस कर चुकी है। ठीक है, द कंपनी मारुति सुजुकी हैज प्रोड्यूस्ड 10 मिलियन यूनिट्स सिंस इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1982। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर जो गलती थी वो किसकी थी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को या हैज बीन प्रोड्यूसिंग को आपको बनाना था हैज प्रोड्यूस्ड, बस इतनी सी एरर थी।
देखो बहुत थिन लाइन होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बताने के लिए और प्रेजेंट परफेक्ट को बताने के लिए। यू हैव टू फिगर आउट कि हमें कंप्लीशन बताना है या हमें कंटिन्यूएशन भी बताना है। ठीक है, आपकी एरर वाला जो सेक्शन है आपका वो सेक्शन बी है। नेक्स्ट, under no circumstances you would be allowed to remain out of home after 10 o'clock, said Radhika to her son. ठीक है, अक्सर मॉम्स ऐसा कहती है अपने बच्चों को कि पर्टिकुलर टाइम के बाद आप घर के अंदर आ जाइए। तो सेंटेंस के कहने का तात्पर्य जो है वो आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पे ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए क्या कहना चाह रहा है स्टेटमेंट, अंडर नो सर्कमस्टांसेस। तो मैं अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पर ये शुरुआत हो रही है इसकी नेगेटिव एडवर्ब से। ठीक है, और जब भी सेंटेंस की शुरुआत नेगेटिव एडवर्ब्स जैसे कि रेयरली है ना, बेयरली, स्कार्सली, हार्डली, ठीक है, नो सूनर, ठीक है, नॉट ओनली, अगर इस तरह के वर्ड्स लगे हैं जिनको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, ये अपने आप में नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं एंड उसमें आपका ये भी इन्वॉल्व होता है अंडर नो सर्कमस्टांसेस एज वेल। तो आप क्या करते हैं, आप सेंटेंस को इन्वर्जन फॉर्म पे लिखते हैं। यहाँ पे इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। दैट मीन्स अगर एक सिंपल सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट, फिर आपका आता है वर्ब, बस वर्ब में अगर मैं स्पेसिफाई करूं तो आप सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ठीक है, और प्लस होता है आपका ऑब्जेक्ट, अगर मैं इस तरह के सेंटेंस की बात करूं तो। अब जो चेंज है वो ये है कि अगर सामने आपका लगा हुआ है एक नेगेटिव एडवर्ब, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है आपका नेगेटिव एडवर्ब, नेगेटिव एडवर्ब लगने की वजह से यहाँ पर हम फॉलो करते हैं क्या, इन्वर्जन का प्रोसेस। ठीक है, तो इन्वर्जन जो है वो किस तरह से होगा, यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा और उसके बाद आप अप्लाई करेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर नो सर्कमस्टांसेस यू वुड बी अलाउड टू रिमेन का ऑपोजिट करेंगे, मतलब यू आ जाएगा इधर, वुड आ जाएगा इधर। This would become under no circumstances would you be allowed to remain out of home after 10 o'clock। बात समझ में आई, यहाँ पर इन्वर्जन होगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब वुड कम बिफोर एंड उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट। तो आपकी जो एरर है इस सेंटेंस में इट लाइज इन सेक्शन बी। आई होप ये समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, ये लिखा हुआ है आपका जो क्वेश्चन है फ्रेज रिप्लेसमेंट का, एज द डायरेक्शन सजेस्ट्स की यहाँ पे इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 5 sentences are given with a phrase highlighted, these phrases may or may not be correct। Following the sentences are 4 phrases from which one phrase will replace the incorrect phrase। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो हाईलाइटेड फ्रेज आपको दिया हुआ है या तो ये करेक्ट होगा और या तो ये इनकरेक्ट होगा। अगर ये इनकरेक्ट है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं और उन ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना है कि क्या इसे रिप्लेस कर सकता है। लेट्स रीड द आंसर। ऑल्दो ऑफ द प्रेज, ऑफ कोर्स ये गलत दिया हुआ है, आई विल एक्सप्लेन व्हाई। Mr. Trump never formally nominated Mr. McAleenan to run the agency। सिंपल सी बात है, ऑल्दो जो हम लगाते हैं तो ये आपको बताता है वहां पे कोई कॉन्ट्राडिक्टरी चीज या कॉन्ट्रास्ट का आभास होता है, जहां पे वहां हम लगाते हैं ऑल्दो। पक्की बात, ऑल्दो के साथ कभी भी ऑफ साथ में नहीं आता। दैट मीन्स ये तो गलत है। अगर ये गलत है तो इसकी जगह क्या ले सकता है, ऑप्शंस को देखते हैं। डिस्पाइट ऑफ द फ्रेज बिल्कुल गलत हो गया ये, कि डिस्पाइट के साथ हम ऑफ नहीं लगाते हैं, दैट मीन्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया ये। डिस्पाइट की जगह अगर हमने बोला होता इन स्पाइट ऑफ, है ना, तो यहाँ पर शायद हम इसे यूज करते, शायद क्या बिल्कुल यूज करते। ठीक है, सो ये आपका कैंसिल हो गया। अगर हम बात करें नेक्स्ट की तो वेदर द प्रेज, वेदर की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज वी नीड अ वर्ड दैट शोज द कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, डिस्पाइट द प्रेज, यस दिस कुड बी कंसिडर्ड, क्योंकि ये फर्स्ट सेंटेंस इसलिए नहीं कंसिडर किया गया था फर्स्ट ऑप्शन जो है, क्योंकि यहाँ पे ऑफ लगा हुआ था। थर्ड में आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑफ नहीं है, दैट मीन्स दिस इज योर आंसर, राइट। ऑल्दो द प्रेज्ड ये बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पे ईडी फॉर्म यूज किया गया है प्रेज्ड का, जो कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पर द प्रेज मतलब प्रेज इज अ नाउन, ठीक है, तारीफ। फाइन, तो हमें हमारा आंसर मिल गया, दैट इज सी। डिस्पाइट द प्रेज मिस्टर ट्रम्प नेवर फॉर्मली नॉमिनेटेड मिस्टर मैकएलेनन टू रन द एजेंसी, राइट, सो योर आंसर इज सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज yesterday, मतलब ये सेंटेंस किसका है? पहली बात पक्की होगी कि ये पास्ट का है, ठीक है, क्योंकि yesterday का जिक्र किया गया। Ahead of Diwali, the Union government announced the non-productivity linked bonus ad hoc, equivalent to 30 days of emoluments for the accounting year 2018 and 19। देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, मैंने आपको शुरुआत में बोला yesterday मतलब ये पास्ट होना चाहिए, और अगर ये पास्ट है तो यहाँ पे जो वर्ब है वो इसको पास्ट बनाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट के बाद लिखा हुआ है अनाउंस, जो कि होना चाहिए अनाउंस्ड, यहाँ पर आना चाहिए आपका, है ना, अनाउंस्ड वर्ड, और वहां पे दिया तो हुआ नहीं है, मतलब सिंपल सी बात यह है कि ये जो है यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है, अनाउंस्ड होगा। तो अब ऑप्शंस को देखते हैं। गवर्नमेंट अनाउंसेस द, कैंसिल क्योंकि यस्टरडे है। गवर्नमेंट हैव अनाउंस्ड बिल्कुल कैंसिल होगा, क्योंकि हैव भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं, और यस्टरडे एक ये जो वर्ड है ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे हमको पास्ट की रिक्वायरमेंट है, प्रेजेंट की नहीं। गवर्नमेंट अनाउंस्ड बिल्कुल सही, करेक्ट, ठीक है। गवर्नमेंट इज अनाउंस्ड ये बिल्कुल कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। आपका आंसर जो है वो होगा गवर्नमेंट अनाउंस्ड द, मतलब यहाँ पे आपको वर्ब का करेक्ट फॉर्म जो है वो दिया हुआ है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टू playwrights worked in close collaborating with each other on the script। गलती जो है इसमें है, जरूर है, मतलब इसको रिप्लेसमेंट की जरूरत है, तो ये ऑप्शन इनवैलिड हुआ। अब यहाँ पे जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इन क्लोज कोलैबोरेशन, यहाँ TING की जगह we need TION which is noun form of this verb, ठीक है ना, इन क्लोज कोलैबोरेशन, ठीक है। अब आप देखिए कि ऐसा ऑप्शन है, यस, आपका आंसर जो है वो डी है। इन क्लोज कोलैबोरेट, कैंसिल, ING तो वैसे भी नहीं आना। अभी ये एक बात तय हो गई थी कि TION जो है वो आना है, और TION का ऑप्शन आपके पास एक ही दिया हुआ है, मतलब आंसर बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। If UK will agree to the provisions on e-commerce, it will mean it won't be allowed to impose data privatization rules on industries looking to do business in UK। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा एक रूल है, रूल ऑफ थंब ये कहता है कि if के साथ आप प्रेजेंट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं, सिंपल सी बात है, और या फिर आपको दूसरे तरीके से अगर मैं बताऊं तो if के साथ will, और उसके बाद फिर उससे कनेक्टिंग जो फ्रेज है उसमें भी will, ये बिल्कुल गलत कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। क्या करना है आपको? इफ के साथ जो कंडीशनल क्लॉज होते हैं ना, जो कंडीशन बता रहा है बेसिकली, उसके साथ आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं, और उसका जो आउटकम होता है वो होता है फ्यूचर, और अगर वो फ्यूचर है डेफिनेटली तो वहां पर आप अप्लाई करते हैं विल, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है बिल्कुल गलत दिया हुआ है। अगर ये गलत दिया हुआ है तो विल यहाँ से हटेगा, अग्री का हो जाएगा अग्रीज। अब आप देखते हैं कि ऑप्शन में ऐसा अवेलेबल है, यस, ऑप्शन नंबर जो है बी आपका ये इसको करेक्ट बनाएगा, इस फ्रेज को रिप्लेस करेंगे तो, ठीक है। अग्री टू द नहीं होगा, क्योंकि यूके के साथ आप अग्रीज करेंगे, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। शैल अग्रीज टू ये भी बिल्कुल गलत है, और विल को तो हमने वैसे भी हटा दिया है, ठीक है। ओके, सो आपका आंसर क्या हुआ? बी इज योर आंसर, दैट सेज इफ यूके अग्रीज टू द प्रोविजंस ऑन ई-कॉमर्स, it will mean it won't be allowed to impose data privatization rules on industries looking to do business in UK, right? कितना सिंपल था ये। आगे बढ़ते हैं। यूएस कस्टमर एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन सेड दिस वीक that arrests at the US Mexico border fall in September for the fourth month in the row। अब इसको बचाने की कोशिश करें। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन जो है स्पीच से नहीं आते हैं, बट यहाँ पर आपको हेल्प क्या कर रहा है, क्या बोला गया? द यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन सेड, मतलब ये V2 है, ठीक। दिस वीक दैट, और दैट का लगना इसको क्या बना रहा है? एक इनडायरेक्ट नरेशन, है ना। और इनडायरेक्ट नरेशन जब भी हम यूज करते हैं तो एक बात तय होती है कि वर्ब का जो फॉर्म होता है वो हमेशा पास्ट फॉर्म लगता है, और अगर वर्ब का पास्ट फॉर्म आएगा तो फॉल का क्या हो जाना चाहिए? फॉल का हो जाना चाहिए फेल, ठीक है। आप देखते हैं ऑप्शन में सा दिया हुआ है, यस, पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है कि बॉर्डर फेल इन, यूएस मेक्सिको बॉर्डर फेल इन, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। अब देखो हैज के साथ फेल नहीं आएगा, फॉलोइंग बिल्कुल नहीं होगा, फॉल्स नहीं होगा, तो ऑप्शन एक क्लियर ऑप्शन है, आप बाकी सबको डिलीट कर दोगे तो ये आपका रहा आंसर, राइट। ओके, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई।
And thank you so much for watching this video. It was really nice to teach you and give you the analysis. Hope you will like it, and if you really like it, do share it and subscribe to the channel if you haven't. We'll meet in the next video. Till then, take care.